आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है जहाँ से आपको सबसे ज्यादा स्टोरीज मिलती हैं? देखिए, 2 ही 3 ज़रूरी शहर होते हैं आदमी के। एक तो जहाँ वो पैदा होता है, और दूसरी जगह जहाँ पे वो रहता है या शादी करता है, और तीसरा जहाँ मरता है। यू स्टार्टेड एज अ कॉर्पोरेट पर्सन एज इन योर वर्किंग लाइफ एंड देन नाउ यू आर राइटिंग फुल टाइम। एक तरीके से लॉस्ट है लाइफ में कि कुछ है ही नहीं। मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपने बोला है दैट एवरीबडी कैन बिकम अ स्टोरी टेलर, एवरीबडी कैन राइट। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी, जो मेरे कॉलेज में सबसे अच्छे जो लड़का किस्से सुनाता था, आज वो भले कहानियाँ नहीं लिख रहा है, वो राइटर नहीं है, लेकिन वो मेरे से अभी भी अच्छे किस्से सुनाता है। कहानी सब झूठ पे टिकी होती है ना। हम लोग सच नहीं बता रहे होते उसमें, है ना, लेकिन हर झूठ का भी एक सच होता है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं है ना, आप भगवान नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब शब्द में है तब वहाँ पे आप जिस फॉर्म में लिख रहे हैं उसी फॉर्म में कंज्यूम हो रहे हैं। और कई बार लिखने में बहुत आसान होता है। जैसे मैं बोलूँ कि अरे हल्कू जो है 3 दिन से भूखा था, मैं तो एक लाइन में लिख दूंगा, स्क्रीन में आपको दिखाने में बैंड बज जाएगी आपकी, कि जो सब कह रहे हैं मैं वो सच कह पाऊँ समाज का जो कोई नहीं कह रहा है। રેડિયો સિટી 91.1 નો સ્ટુડિયો અને ખાસ ટોકનો લેટેસ્ટ એપિસોડ દર વખતે એક નવા ગેસ્ટ સાથે અહીંયા હાજર થતા હોઈએ છીએ અને આજના ગેસ્ટ ઇઝ સુપર સ્પેશલ एंड ही कम्स फ्रॉम माय फेवरेट स्पेस एंड प्लेस, जिनको बहुत ऐसे इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जिनकी लिखाई हम बहुत एंजॉय करते हैं, खास करके नई वाली हिंदी में। नई वाली हिंदी के बहुत मशहूर राइटर दिव्य प्रकाश दुबे जी है आज हमारे साथ अहमदाबाद में रेडियो सिटी के स्टूडियो पर। सो वेलकम टू रेडियो सिटी। और मुझे थोड़ा सा कहीं पे माफ कर दीजिएगा, मेरी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है। नहीं, आपकी तो इतनी हिंदी है, मेरी तो गुजराती बिल्कुल भी नहीं है। राइट, सो मैंने कहीं पे पढ़ा दैट यू वर बोर्न समवेयर एंड देन ब्रॉट अप इन लखनऊ एंड वाराणसी। बहुत कलरफुल सिटीज़ है ये दोनों, पर आपकी फेवरेट सिटी कौन सी है जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा स्टोरीज मिलती है? जब मैं स्कूल में था तो मेरे फादर सरकारी नौकरी में थे, तो हम लोगों ने बहुत छोटे छोटे शहर बदले और बहुत जल्दी जल्दी बदलने पड़ते थे। कि आप क्लास 3rd में हैं, अभी आपका ताज़ा ताज़ा पहला प्यार हुआ है और वो शहर बदल गया। फिर आप 5th में पहुँचे, तो 5th में जब पहुँचे तो आप वहाँ पे बॉयज़ स्कूल में पहुँचे। तो जब बॉयज़ स्कूल में 2 साल है तो अभी भी वही वाला प्यार चल रहा है कि आप टच में नहीं। और ऐसे बदलते गए शहर। तो फेवरेट सिटी एज सच अगर आप मेरे से पूछेंगे बाद में, क्योंकि देखिए 2 ही 3 ज़रूरी शहर होते हैं आदमी के। एक तो जहाँ वो पैदा होता है, और दूसरी जगह जहाँ पे वो रहता है या शादी करता है, और तीसरा जहाँ मरता है। तो मरने वाला तो आपके हाथ के बाहर है, क्योंकि वो आपका वो नहीं है। लेकिन बनारस में जहाँ पे मैं पैदा हुआ उसका बहुत स्पेशल जगह रही, क्योंकि बनारस हमेशा पूरी दुनिया भर से लोग आते थे और मैं समझ नहीं पाता था कि ये लोग क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेरी नानी का घर था और अब तो ससुराल भी है, तो मैं कभी नहीं समझ पाता था। और हम लोग की तरफ एक कहावत है कि आदमी 2 बार पैदा होता है, और 2 बार पैदा होने में यह है कि एक बार जैसे जिस दिन वो धरती पे आता है जो उसकी बर्थ रेट होती है, और दूसरी बार वो उस दिन पैदा होता है जिस दिन वो ये जान लेता है कि वो पैदा क्यों हुआ है। तो बनारस मेरे लिए हमेशा वो शहर है जहाँ मैंने जाना कि मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, मैं क्या कुछ क्यों कर रहा हूँ। और अभी भी वो खोजबीन जारी है, लेकिन उस शहर ने मेरे को ना एकदम से वो स्टॉल करने का मौका दिया। और वो खास इसलिए भी है क्योंकि जैसे दिल्ली में हम लोग जाते हैं तो एक पेस है वहाँ पे। मैं मुंबई में रहता हूँ तो वहाँ मुंबई में स्पीड ज़्यादा है, करेक्ट है ना। लखनऊ में जाएंगे तो दिल्ली से कम पेस है, राइट। या अहमदाबाद में या जयपुर में आप देखेंगे तो एक पेस है, लेकिन मुंबई जैसा नहीं है, मिड पेस है। लेकिन बनारस में जब आप जाएंगे तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, तेज और धीरे का, इससे आप फ्री हो जाते हैं। जैसे मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, जब मैं बहुत कंफ्यूज था लाइफ में तो बनारस की घाट पे जाके बैठता था। और आप जब बैठे हैं जाके तो पहले दिन क्या रहा, आर्ट्स स्टूडेंट होते हैं, वो पोर्ट्रेट बनाते रहते हैं रैंडम नाव वालों की, विदेशी लोगों की, देसी लोगों की, चाय वाले की, कुल्हड़ की। पीछे से एक अंकल निकल रहे होंगे जो पान चबाते हुए जा रहे हैं। इधर से कोई नाव वाला भागते हुए आ रहा है जो स्पेनिश में किसी औरत से बात कर रहा है। वाह। उसको इंग्लिश नहीं आती लेकिन उसको स्पेनिश आती है। ये सब हो रहा है जब आप पहले दिन बैठेंगे, दूसरे दिन बैठेंगे, और 3rd 4th डे जब आप बैठेंगे बिना किसी उम्मीद के, तो एकदम से 5वां दिन ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि 4 दिन हुए ही नहीं थे, आप अभी पहले दिन ही बैठे। तो वो जो मैजिक है वो वहीं पे घटता है। मैं बता रहा हूँ तो ये अनरियल लगता है, लेकिन जिनको भी मैंने बताया उन्होंने जाके एक्सपीरियंस किया तो
बनारस सच और सपने के बीच में है कहीं तो। बहुत सारे लोगों से ये सेम चीज सुनी, उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू गो टू बनारस। तो लास्ट ईयर मैं देव दिवाली पे अरे वाह। आई वेंट टू बनारस और मैंने वहाँ पे जो एक्सपीरियंस किया शायद मैंने जिंदगी में कभी वो अनुभव नहीं लिया। सो आई थिंक दैट प्लेस हैज वेरी डिफरेंट वाइब। बिल्कुल। सो you started as a corporate person as in your working life and then now you're writing full time। तो हर एक इंसान का ऐसा होता है कभी ना कभी कि कुछ लिखता रहता है पर वो कॉन्फिडेंस शायद वो बिल्डअप नहीं हुआ होता कि मैंने अच्छा लिखा है, किसी को पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी तो कैसा लगेगा, क्या रिएक्शन होगा। When was the first time it was for you कि जब आपको लगा कि नहीं यार कुछ ठीक ठाक ही लिखा है, किसी को अगर पढ़ाया जाए तो ये अच्छा ही लगेगा? तो ये कहानी बहुत पुरानी पीछे जाते हैं इस पे। जब कॉलेज में था मैं और हम लोग तो मैं प्राइवेट कॉलेज से इंजीनियरिंग की, मैंने जहाँ पे नौकरी नहीं लगती थी हमारी तो पहले दिन से पता था कि वेस्ट ही होने वाला है जो कर रहे हैं। मतलब मेरे सब दोस्तों की लगी नौकरी, मतलब मैं भी कोशिश करता लगी जाती, मेरी तो कोशिश के बाद भी नहीं लगी। लेकिन जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, तो जब प्राइवेट कॉलेज से आप पढ़ते हो तो एक तरीके का ये टैगिंग होती है कि प्राइवेट कॉलेज का है ना। हम IIT में नहीं गए तो आप एक तरीके से एक फेलियर से शुरू करते हो अपना जीवन। फेलियर हो गया कि ये नहीं मिला, तब हम सेकंड चॉइस आपने दी या कि आपको करनी थी। तो मैं 2 साल मैंने कोचिंग की थी 12th के बाद, और 2 साल जब कोचिंग की थी और उसके बाद जब आप प्राइवेट कॉलेज में पहुँचे तो आपको लग रहा है आगे भी यहाँ पे कुछ नहीं होना है। तो आप एक तरीके से लॉस्ट हैं लाइफ में कि कुछ है ही नहीं, आगे कुछ दिख नहीं रहा है। क्योंकि जब आप 2 साल पढ़ाई आपने जो पढ़ी तो आपको ये समझ में आया कि भाई मैंने 2 साल जो कोचिंग की अपने, क्योंकि मेरे बाकी दोस्त कर रहे हैं, यार ये तो आपकी दिशा नहीं है, लेकिन आपके 4 साल खत्म हो चुके हैं अभी राइट, करेक्ट। तो वहाँ पे जब ऐसे ही एक मौका लगा, वहाँ पे मैंने स्किट लिखी तो कॉलेज का फेस्ट था, तो सारे 600-700-800 लोग उस हॉल में बैठे। हमने लिखी, मेरा एक दोस्त था मुक्तेश, हमारे पूरा गैंग था हम लोगों ने, और मैंने मुक्तेश ने मिलके वो लिखा था। और वो जब लिखा और जब प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि मुक्तेश ने पहले स्कूल में स्किट की थी तो मुझे कुछ नहीं पता था थिएटर कैसे होता है। पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा, वहाँ पे जब वो किया और जब वहाँ पहुँचे और जब वो पहली ताली बजी, क्योंकि आपके लिखे, और चूँकि अब स्कूल में आप कॉलेज में तो आप लिखें तो आप एक्टिंग भी करेंगे क्योंकि हम किसी और को क्यों होते हैं। तो जब वो किया और जब वो पहली ताली बजी किसी डायलॉग पे, तो जब वो ताली बजी और वो अंधेरा है सामने और दिख रहा है कि 700 लोग हैं, तो उस मोमेंट जो लड़का स्टेज पे चढ़ा था, जो फेलियर था, वो उस मोमेंट में बदल गया, है ना। तो वो अप्रिसिएशन उस प्ले के बाद, जैसे एकदम से जो 5-6 नोबडी थे उस कॉलेज में, एकदम से शाम तक हुआ कि अरे यार ये कौन लड़का है यार, ये कौन है, किसने लिखा है, ये कौन है, क्या है, ये बड़ा अच्छा किया था, वो बड़ा अच्छा था, वो बड़ा ख़राब था, ये था। लेकिन अब हमारी जो 4 साल में खो चुकी थी वो एक पहचान थी कि चलो बाकी सब ठीक है, लेकिन ये तो वो जो अश्योरेंस, आई थिंक वो सब अभी भी मैं जब जाता हूँ स्टेज पे तो एकदम से मुझे अभी भी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की का वही हॉल याद आता है। और वो एग्जैक्टली वैसे ही लोग दिखते हैं और वैसी ही आवाज़ सुनाई पड़ती है। वाओ, सो एवरी टाइम अमेजिंग। सो मैंने कहीं पे पढ़ा था, आपने बोला है दैट एवरीबडी कैन बिकम अ स्टोरी टेलर, एवरीबडी कैन राइट। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे लिख पाऊँ या कोई रैंडम पर्सन कैसे कर पाए। नहीं, मुझे देखिए, हम लोग की क्या है, मोर और लेस हम सारे लोग, जैसे आप ये देखिए ना कि हमारी जो नानी दादी थी, जैसे मेरी नानी तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी दादी तो उनसे भी बहुत कम पढ़ी थी, बाद में उन्होंने पढ़ना सीखा, मैंने उनको देखा कि बाद में वो पढ़ रही। लेकिन जब वो कहानियाँ सुनाते थे, अगर उन्होंने जो मुझे महाभारत की कहानी सुनाई या मेरी नानी ने सुनाई या उनको उनकी नानी ने सुनाई, वो तो बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी ना। और जबकि इस दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी उन्होंने बहुत आसानी से सुना दी, है ना। और जो मेरी नानी ने महाभारत सुनाई होगी वो दुनिया की सारी महाभारत से अलग भी होगी। करेक्ट। क्योंकि अभी आप खरगोश और कछुए वाली जो कहानी है, अगर मैं यहाँ पे इस फ्लोर में जितने भी लोग हैं उनसे पूछूंगा आप सुना दो, हर किसी कहानी का वर्जन अलग होगा। बात ये कि हम सबके पास वो है। हम लोग कभी, हम क्या सोचते हैं ना कि हम राइटर को ये मान लेते हैं या जिनकी किताब छप जाती है उनको मान लेते हैं कि ये लोग कुछ बहुत अलग काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम सबके पास वो है। हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, हम उसी दुनिया से आते हैं, हम वैसे ही हैं। वो बात अलग है कि कोई छप जाता है नहीं छप जाता है। जैसे मुझे ये मालूम है कि जो मेरे कॉलेज में सबसे अच्छे जो लड़का किस्से सुनाता था, आज वो भले कहानियाँ नहीं लिख रहा है, वो राइटर नहीं है, लेकिन वो मेरे से अभी भी अच्छे किस्से सुनाता है। राइट, है ना। कोई छप जाने से राइटर नहीं हो जाता ना, कोई छप जाने से स्टोरी टेलर नहीं हो जाता, कोई टिकटिंग शो करने से स्टोरी टेलर नहीं होते लोग। अभी भी आप निकल जाइए पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे, वो कुछ लोग होते हैं। बात ये कि क्या उसको अलाइन करके आप दूसरी दिशा में ले जा सकते, वो अलग सवाल है कि उसका आप करेंगे क्या।
लेकिन कितने ऐसे लोग होते हैं जो, कितने लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी होती है, लगता है कि यार इनको तो आरजे होना चाहिए था। करेक्ट। और कितने लोग ऐसे भी आरजे हैं जिनकी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है ना कि जो, जैसे मैं बचपन में सोचता था कि जैसे जो लोग भी फिल्म में जो हीरोइन है या जो हीरो हैं, क्या वो दुनिया के सबसे सुंदर लोग हैं? क्या नहीं, ऐसा नहीं है। करेक्ट। उनसे बहुत सुंदर लोग, उनसे बहुत स्मार्ट लोग तो इस दुनिया में घूम रहे हैं। तो क्या वो एक्टर हो सकते हैं? शायद। क्या ये इंसान हो सकते हैं नॉर्मल? शायद। करेक्ट, ब्यूटीफुल। नई वाली हिंदी, ये जो टर्म है, वैसे बहुत ऐसे माना जाता है, या वी हैव सीन अराउंड अस आल्सो दैट रीडिंग अराउंड अस हैज़ गॉन डाउन। पर नई वाली हिंदी में आपने जो लिखना शुरू किया है, आपके साथ कुछ और राइटर्स हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया है, आपको लगता है कि उससे, क्योंकि वो लैंग्वेज आज की जनरेशन को ज़्यादा समझ में आती है, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाती है, इसलिए शायद वो रीडिंग बढ़े या वो ज़्यादा अच्छे से उसको कर पाए? तो नई वाली हिंदी जो मुझे वजह समझ में आई है अब लिखते लिखते, क्योंकि हम जो 2-3 लेखक हैं, जो हम लोगों ने जो पूरा नारा दिया है, वो ये सोच के कमरे में बैठ के नहीं बनाया था कि अब हम ये करेंगे, ये हमारी स्ट्रेटजी और सब क्लिक कर जाएगा। इवेंचुअली हमें भी धीरे धीरे पता चला कि अच्छा, कोई एक नई बात हो रही है जो लोगों के साथ जुड़ रही है। उस नई बात जुड़ने में ना केवल हिंदी नहीं थी। हम लोग को बहुत शुरू में बहुत लोगों ने ट्रोल भी किया कि अरे तो अंग्रेजी के शब्द डालना हिंदी है। कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। हम जैसे बात करते हैं, नई वाली हिंदी हमारे समय की, जैसे मैं 2025 में आज हम बैठे हुए हैं, 2025 की अगर मैं कहानी लिखने जाऊँगा और मान लीजिए मैंने कहानी लिख के डाली और आज भूकंप आ गया और 100 साल बाद खुदाई हो, और खुदाई भी तो एक कहानी मेरी निकली और एक कहानी प्रेमचंद जी की निकली, और एक कहानी 2025 में उस लेखक की भी निकली जिसने प्रेमचंद जी जैसा लिखने की कोशिश की थी। तो वो जो मंगल ग्रह से आके खुदाई कर रहा होगा यहाँ पे, वो बोलेगा यार ये कितना झूठा आदमी था जो 2025 में 1930 की तरह लिख रहा था। हम लोग 2025 की बात 2025 की तरीके से कर रहे हैं, वो नई वाली हिंदी है। हम इस समय की, जैसे मैंने एक जो किताब लिखी थी इब्ने बतूती, उसमें एक लड़का, उसकी सिंगल मॉम है। अब सिंगल मॉम एज अ कॉन्सेप्ट बहुत वैसा है कि भले होती थी बट उनको स्टिग्मेटाइज हो जाता था वो। तो अभी वो सिंगल मॉम है, अर्निंग है और वो अपने बच्चे को पाल रहे हैं। हो सकता है डिवोर्स हो गया, हो सकता है कि हस्बैंड की डेथ हो गई हो सकता है कि वो साथ ना रहते हो, लेकिन सिंगल मॉम, सिंगल पेरेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो नया है। तो एक लड़का है, जब वो 18-20 साल का होता है, जब उसकी गर्लफ्रेंड बनती है, तो उसको रियलाइज़ होता है तब जाके कि उसकी माँ कितनी अकेली है, उसकी लाइफ कितनी खाली है। अदरवाइज बच्चे पूरी लाइफ ले लेते हैं ना आपकी, आपको लगता है कि इनके अराउंड ही है धरती पर सब कुछ, और माँ और बाप भी वही करते हैं कि उनको लगता है बच्चे के अराउंड ही सब कुछ है। तो लड़का पहली बार ये सोचता है कि यार मेरी माँ के जीवन में कोई होना चाहिए, तब उसको रियलाइजेशन होता है। तो ये आज की बात है, आज की डेट में ऐसे बच्चा सोच सकते हैं। आज से 25 साल पहले मैं ये कहानी शायद ऐसे नहीं कह सकता था। ज़रूर कुछ लोगों ने किया होगा, लेकिन एज अ फिलॉसफी मैं एक मजाज साहब का शेर है, लखनऊ के बहुत ही बड़े शायर थे, मतलब हम लोग तो क्या हो पाएंगे कभी। उनका एक शेर था कि ज़माने से आगे तो बढ़ी है मजाज, ज़माने को आगे बढ़ाना भी है। तो एज अ राइटर मेरी जिम्मेदारी मुझे ये लगती है कि जो सब कह रहे हैं मैं वो सच कह पाऊँ समाज का जो कोई नहीं कह रहा है, जो कहा जाना चाहिए। So do you think, और मे बी ये कहना सही रहेगा कि मैं बहुत बार ये सोचती हूँ इन टर्म्स ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे आई एम गुजराती, तो गुजराती लिटरेचर का भी यही है कि लोग ज़्यादातर एक तो कम पढ़ते हैं, और जितना पढ़ते हैं उसमें ज़्यादातर अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, गुजराती बहुत कम पढ़ते हैं। सो ये वो वाली बात है कि क्योंकि कुछ अच्छा लिखा नहीं जाता इसलिए हम पढ़ते नहीं, या पढ़ते नहीं है इसलिए कोई अटेम्प्ट नहीं करता है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? प्रोबेबली दिस इज द आंसर। हाँ, मतलब मुझे लगता है ना, कभी भी आप भाषा की लड़ाई लड़के नहीं जीत सकते। भाषा लेखक से बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेखक वेखक भाषा नहीं बनाते ना, लाइव भाषा बना रही है रोज। भाषाएं हम लोग स्टूडियो में बैठ के नहीं बनाते, भाषाएं सड़क पे बनती हैं। रिक्शे वाले, ऑटो वाले, ड्राइवर, नॉर्मल लोग बनाते हैं भाषा, प्रोफेसर्स नहीं बनाते हैं। और यही भाषा की अच्छी बात है। जब कई बार हम लिखने जाते हैं, जब नया शुरू कर रहे होते हैं एज अ राइटर ना, तो हमें क्या लगता है कि हम दुनिया बदल रहे हैं। हम नहीं बदल रहे दुनिया, हमारे बस के बाहर की बात है। हम बदल क्या सकते हैं? हम अपने आसपास 4 लोगों को बदल सकते हैं। और उस 4 लोगों के बदलने में क्या है कि आपको जो चीज़ ऑनेस्टली आ रही है, आपके मन में जो चीज़ आ रही है, उसको आप वैसे एक्सप्रेस करें। जैसे मैं अगर लिखने जाता तो अगर लॉजिक लगाता मैं, तो और इंग्लिश तो ज़्यादा लोग किताब खरीदते हैं, पहला लॉजिक क्या लगाता, इंग्लिश में तो ज़्यादा रॉयल्टी मिल सकती है, शायद ज़्यादा बिक सकती है। लेकिन मैं क्यों हिंदी में लिखने गया? क्योंकि मुझे ये विश्वास था कि अगर मैं सही से कोई कहानी किसी कैरेक्टर की कहूँगा तो वो लोगों से जुड़ेगी, तो लोग ढूंढ के पढ़ेंगे। आप ज़बरदस्ती रिट्रीट भी नहीं करा सकते किसी से, कुछ भी नहीं करा सकते। Correct.
तो जब उस किताब में आदमी अपना ढूंढेगा ना, और किताब जब कोई पढ़ता है तो उसके साथ वो एक लेखक के साथ ना 8 घंटे व्यतीत कर चुका होता है सामने, तो वो घूम घूम के बताता है, वो 10 लोगों को पकड़ पकड़ के पढ़वाता है। तो हम लोग की लड़ाई चाहे किसी भी भाषा की हो, उसमें वो एक लंबी लड़ाई है, लेकिन मैं बहुत उम्मीद से अब देख रहा हूँ इस पूरे स्पेस को, क्योंकि जैसा जो चेंज हुआ है ना, एकदम से 18 साल का कोई आता है बच्चा और वो बताएगा कि अरे सर हमने ये पढ़ा और हमें बहुत अच्छा लगा। तो जो अंग्रेज़ी का जो एक अंग्रेज़ी पंथी जिसको बोलते हैं ना, वो प्रेशर भी हटा है समाज से, क्योंकि अंग्रेज़ी एज अ भाषा बहुत अच्छी भाषा है, आनी चाहिए सबको। Correct. लेकिन हम सब लोगों ने घर में जैसे लोरी सुनी है हिंदी में अपनी भाषा में, अंग्रेज़ी हम लोगों ने सबने डंडे खा खा के सीखी है ना, हम लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा है डंडे मार के। तो हम जैसे इसको समझाता हूँ मैं एक एग्जाम्पल से, कि जैसे हम लोग जहाँ पे अगर हमारा गाँव है कोई, तो गाँव में क्या है, सब्जी भी ताज़ी है, आसमान भी साफ है, तारे भी दिखते हैं, हवा भी ठंडी है, लेकिन हम गाँव रह नहीं पाते ना, क्योंकि हमें काम के सिलसिले में शहर आना पड़ता है। लेकिन उस शहर में हमें गाँव की याद तो आती है। तो धीरे धीरे हम पूरी तरीके से गाँव तो नहीं लौट सकते, लेकिन उस शहर में अपना एक गाँव बना सकते हैं। तो हमारा भाषाओं का काम वही है, उस गाँव को थोड़ा हिस्सा ले आने का, और हमारा काम बस हाथ पकड़ाने का है। नई जनरेशन, मेरे को पूरा विश्वास है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ेगा, और वो एक चीज़ पढ़ते हैं ना और 150 लोगों को बताते हैं। और अभी तो वो जनरेशन, मेरी किताब कोई पढ़ता है 15 पेज पढ़ता है, ये बहुत अच्छा है, फिर आएगा 30 पेज, अरे इसको मार के दिया, फिर तो वो रिएक्टिव, वो बता रही। आप ये सोचिए ना कि किताब के अराउंड अगर कॉन्वर्सेशन हो रहा है, वो बातचीत हो रही है, तो वो चीज़ जाएगी, वो एक बात से बात निकलेगी, फिर दूर तक लग जाएगी, वैसा। तो हमें एज अ राइटर काम ये करना है भाषा के बियॉन्ड, कि हम जो कहानी है ईमानदारी से, जो हमें आता है वैसे हम करने की कोशिश करें, जो भी भाषा, हाँ, जो भी आप देखिए ना, वो इतना हमेशा उससे जुड़ना आसान रहता है ना। वो ऐसे जैसे मैं ये थोड़ी ना ऐसे लिखता हूँ कि मैं कोई प्रोफेसर हूँ हिंदी का या मुझे आता है, मैं ऐसे जाता हूँ जैसे कोई दोस्त कहानी बता रहा है, कोई पुराना दोस्त जिससे आप 10 साल बाद मिल रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक आई गॉट माई आंसर। बट एक चीज़ की मैं एक दूसरा भी क्वेश्चन मुझे होता है, और मैं बहुत ऐसे मानती हूँ कि जितने भी मैं राइटर्स को मिलूँ उनसे पूछूँ कि ये जो पढ़ाई का मीडियम है वो मोस्टली इंग्लिश हो चुका है, और उसमें हुआ ये है कि हमारी रीजनल लैंग्वेजेस जो है वो बच्चों को ठीक से आती नहीं। सो अभी के लिए ठीक है कि हम समझ पाते हैं, बट मे बी द नेक्स्ट जनरेशन दे माइट नॉट नो देयर ओन लैंग्वेज, तो तब ये कितना काम करेगा, मुझे बहुत ये ख्याल आता है। और ये आपसे ज़्यादा तो मुझे चिंता है, क्योंकि मेरा तो करियर इसी पे है ना। लेकिन मुझे ये, और मुझे लगता है कि एज अ राइटर या एज अ स्टोरी टेलर इन जनरल जो हम लोग की कोशिश होनी चाहिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मेरा बच्चे ने अभी एक किताब पढ़ना शुरू की, बाहर के राइटर हैं, विम्पी किड की एक किताब आती है डायरी, तो वो उसने 2 महीने में, मेरा 9 साल का बच्चा है, उसने 17 किताबें पढ़ डाली, 17 2 महीने में, है ना। और मैं देखता हूँ कि मैं जिसको भी वो उस पेज के बच्चे को देता हूँ तो वो पढ़ लेते हैं, मुझे ना उसको बोलना नहीं पड़ता पढ़ने के लिए, क्योंकि वो पढ़ लेता है। तो मुझे जो एक चीज़ लैगिंग लगती है, जबकि बहुत काम हो रहा है उसमें, भोपाल में इधर उधर हो रहा है, लेकिन हमें जिस रेट से हम 18+ के लिए किताबें लिख रहे हैं, उससे 3 गुना रेट से हमें बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम 18 साल के लड़के को एक दिन नहीं बोल सकते कि भाई तुम्हें भाषा नहीं आती, अब तुम गुजराती में पढ़ो, वो बहुत गलत हो जाएगा। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हमारे पास 8 साल के बच्चे को देने के लिए एक ऐसी चीज़ हो जिसको हम एक बार दें और फिर उसकी यात्रा शुरू हो जाए। तो वहाँ पे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत है। और जो इसको इस वीडियो को गलती से सुने वो लोग, और उनमें से जो वो लिखते हैं, तो वो अपने जो भी जिस भी भाषा में आपके घर की जो भी भाषा, जो आपकी मातृभाषा है, साल में अगर बच्चे को 10 किताबें देते हैं तो 2 किताबें अपनी भाषा की बस रख दें, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, वो एक दिन पिक करेगा उसे। करेक्ट। आई थिंक वी हैव फाउंड अ सॉल्यूशन, ऐसा मुझे लगता है। कोई भी स्टोरी लिखने के लिए या स्टोरी टेलिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका जो सच है उस कहानी का। कहानी सब झूठ पे टिकी होती है ना। हम लोग सच नहीं बता रहे होते उसमें, है ना, लेकिन हर झूठ का भी एक सच होता है। कोई भी कहानी पे इसलिए नहीं जुड़ता कि आपने बहुत उसको सजा के लिखा है, आपने बहुत अच्छी लैंग्वेज है, किताब का कवर बड़ा अच्छा है, कोई बहुत बड़ी बात है, उस पर एक सच ऐसा होता है जो आपके साथ जुड़ जाता है। जैसे हैरी पॉटर की जो कहानी है, वो तो इस दुनिया के में भी नहीं एग्जिस्ट करती। हम क्यों जुड़ जाते हैं उस बच्चे से? क्योंकि जब उसकी लाइफ के स्ट्रगल है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ पे भी वैसे स्ट्रगल है, और जब वो ओवरकम कर सकता है तो शायद हम भी कर सकते हैं। उस लड़के का एक सच ऐसा है जो आपसे रेजोनेट करता है, तो हमें उस सच को, जैसे इसीलिए ना, अगर आप जो इस समय का सच है, जैसे अभी एक किताब ने मुसाफिर कैफे जो लिखी थी,
तो मुझे जब वो रिलीज़ हो गई उसके 2-3 साल बाद समझ में आया कि वो क्यों इतनी हिट हो रही है। मैंने तो अपना सच लिखा था कि एक लड़की है उसमें जो शादी नहीं करना चाहती। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि अब जैसा जब एक इकोनॉमी में जैसी ग्रोथ हुई है, अब जब आप लड़कियां और पार्टिसिपेट कर रही हैं उस दुनिया में, जब वो कमा रहे हैं तो उनको जैसे ही पैसा आता है और तो उनको ये लगता है कि हम अपने डिसीजन खुद लेंगे। ये पावर पहली बार आई, मतलब भले कर रहे थे लेकिन वो नंबर्स बहुत बड़े। तो जो पैसे ने आपको ये पावर दी कि आप अपने डिसीजन खुद लेंगे, तो उसने पहला डिसीजन ये लिया कि हम शादी अपने हिसाब से करेंगे, हम देर में करेंगे, लेट मी गेट ओवर इट, जो ये है। तो उसने तो वो सच पकड़ लिया उस कहानी ने और वो सबसे रेजोनेट किया। वो हमारे समय का सच था। आई थिंक ये रेलिवेंट रहेगा कुछ समय तक। तो वो सच हम पकड़ पाते ही नहीं। फिर वो आप किसी फिक्शनल कैरेक्टर को बनाइए, जो करिए, वो अलग बात है, लेकिन एक सच बिल्कुल करेक्ट था कि अब अपनी मर्जी से लोग रिश्ता में जाना चाहते हैं। वो ऐसा नहीं हो कि फिर समोसा चाय लेके कोई आ रहा है, हाँ बेटा 2 मिनट में कि हाँ क्या करते हैं आप, क्या है, क्या पैकेज है, वगैरह। लेकिन आप वो एक बार लोग देखना चाहते हैं करते, तो वो इस समय का सच है। इसलिए तो वो जो सच है, फिर आप कैरेक्टर चाहे जैसा बनाइए, लेकिन ये सच इस समय का है, इसलिए लोग जुड़ते हैं। इसलिए कहानी लिखने में आप ये देखिए कि आप ये कहानी क्यों कह रहे हैं। क्या तो आप सीख जाएंगे यूट्यूब पे कैसे होगा, क्राफ्ट आप सीख जाएंगे, लेकिन क्यों कह रहे हैं वो, अब वो क्यों ही है वही आपसे लिखवाता है। क्योंकि मुझे लगता था ये सच कहना चाहिए, तो इसलिए वो चिपका। और हो सकता है आप लिखें वो ना वर्क करे, लेकिन आप उसमें ट्रू रहेंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन रहेगा कि आपने अटेम्प्ट सही किया। So ये जो सच वाली बात है, do you think that writing or probably like literature has power to change the society or probably the thought process, changing the thought process of the whole society? ये बहुत इसको ना मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे किसी भी देश में 3 तरीके की सेनाएं होती हैं, है ना। जैसे हिंदुस्तान में है, एक थल सेना है, एक जल सेना है और एक हवाई है। तो जो हवा वाली जो है, जो जाते हैं उड़ के जाते हैं प्लेन, और जो जाते हैं और वो जब दूसरे देश में जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे पहले बम गिराते हैं। वो जब बम गिराते हैं तब जो थल वाली सेना है वो जाती है, वो ज़मीन कैप्चर करती है। केवल हवा वाला वो जाके नहीं कर सकता है, वो जाके वहाँ पे वो नहीं ज़मीन कैप्चर करता, लेकिन उसकी ज़रूरत बहुत है वहाँ पे। तो जो लिटरेचर है उसका काम हवा से बम गिराने का है। समाज फिर तब बदलेगा, हम वो माहौल तैयार होता है जब वो बम गिराते हैं कि समाज बदल पाए। किसी भी आर्ट फॉर्म का काम यही है कि वो माहौल दे पाए। आप उससे ये उम्मीद करो ये बदल देगा, वो नहीं होगा, बट वो बदलने का माहौल तैयार करता है। Let's talk about the films that you have worked on and the series. Is that how different it is to write a book than a film or maybe a series? तो देखिए, बुक जो इस पूरी दुनिया में बुक से ज़्यादा डेमोक्रेटिक मीडियम राइटर के लिए नहीं है, क्योंकि बुक में जो अच्छी बात होती है कि उस बुक के हीरो, हीरोइन, विलेन, आइटम सॉन्ग सब आप है ना। लेकिन जैसे आप फिल्म में किसी भी मीडियम, चाहे रेडियो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वीडियो हो, किसी भी फॉर्म में, चाहे वो किसी चैनल के लिए आप बना रहे हैं, आप एक ब्रीफ पे काम करते हैं, है ना। आपको ये पता है कि आपको किसी ऑडियंस को केटर करना है। आपके केवल लिखे हुए शब्द से काम नहीं चलेगा, उस पर एक लेवल प्रोसेसिंग चाहिए। जैसे ऑडियो है तो किसी की आवाज़ चाहिए, अगर वो वीडियो है तो कोई उसमें एक्टर चाहिए, उसके अलावा कोई म्यूज़िक चाहिए, तब वो पैकेज तैयार होता है। आप उस पैकेज का एक छोटा सा हिस्सा है, तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आप सब कुछ नहीं है ना, आप भगवान नहीं है वहाँ पे। लेकिन जब शब्द में है तब वहाँ पे आप जिस फॉर्म में लिख रहे हैं उसी फॉर्म में कंज्यूम हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल गॉडफादर इतनी बड़ी फिल्म बनी, उसकी जो स्क्रिप्ट है, लाखों करोड़ों लोगों ने किताब पढ़ी होगी, लाखों करोड़ों लोगों ने फिल्म देखी होगी, लेकिन जब वो फिल्म बन रही होगी तो जो उसकी स्क्रिप्ट है वो मुश्किल से 300 लोगों ने पढ़ी होगी। वो स्क्रिप्ट जो थी वो इंस्ट्रक्शन थी एक्टर के लिए, डायरेक्टर के लिए, सभी के लिए वो स्क्रिप्ट जो थी वो थी। तो वो आप जब उसके लिए कर रहे हैं तो आपको पता है काम पब्लिक में तो जाएगा, लेकिन इस फॉर्म में नहीं जाएगा। आप इंस्ट्रक्शन तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बेसिक फ़र्क है जो आप करते हैं, और आपको हर मीडियम के हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। आप स्क्रिप्ट में जो ट्रिक्स लगती हैं वो आप किताब में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो झूठा हो जाएगा। क्योंकि आपके पास देखिए फिल्म में आसानी क्या है कि आपके लिखे हुए शब्द को इनैक्ट करने के लिए 2-3 लोग हैं, म्यूज़िक है, माहौल है, लाइटिंग है, वो सब कुछ है, वो पूरा आप दिखा सकते हैं। लेकिन मुझे जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये हो रहा है इस कमरे में। और कई बार लिखने में बहुत आसान होता है, जैसे मैं बोलूँ कि अरे हल्कू जो है 3 दिन से भूखा था, मैं तो एक लाइन में लिख दूंगा, स्क्रीन में आपको दिखाने में बैंड बज जाएगी आपकी, है ना। तो वो है, तो वो उस मीडियम के हिसाब से वो चेंज होता रहता है उस तरीके। Wonderful. I think we had a great time talking to Mr. Divya Prakash Dubey. Sir, thank you very much for joining us today, and we had a lovely time. Thank you.